आज की यात्रा में आप सभी का स्वागत है और मैं स्वामी हरिहर आज आपको दिल्ली से ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आज यहाँ से आपको मैं लेकर जा रहा हूँ हरिद्वार की ओर और हरिद्वार का ये सफ़र हमारा रहेगा दिल्ली से। और दिल्ली से जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं इस ट्रेन का नाम है जनशताब्दी। जनशताब्दी यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 3:20 के आसपास निकलती है और जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता रहेगा मैं आपको इसकी सारी जानकारी एक एक की जनशताब्दी की बताता रहूँगा। कितने बजे टाइम है, कितने बजे पहुँचती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम कश्मीरी गेट की तरफ से हम इंटर होंगे और धीरे धीरे आपको सारी जानकारी देंगे। जिस ट्रेन का हम सफ़र कर रहे हैं इस ट्रेन को कैसे समझना है इसके बारे में पूरी जानकारी अब मैं आपके लिए शेयर करने वाला हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं इसका नाम है जनशताब्दी। अगर हम इसे देखें दिल्ली से हरिद्वार तक ये 12055 इसका नंबर है। इसे देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस कहते हैं जो कि नई दिल्ली से 3:20 पर निकलती है और लगभग 4 घंटे 13 मिनट में यानी कि 7:33 हरिद्वार पहुंचती है और इसका अपना ही एक आनंद है। और चलिए आप देख ही रहे हैं कि अब इस ट्रेन का सफ़र आरंभ हो चुका है और अब यह नई दिल्ली को छोड़कर आगे की ओर बढ़ चुकी है। नई दिल्ली स्टेशन पर आप देख रहे हैं कि पहले से सफाई की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है और व्यवस्था भी पहले से बेहतर होती जा रही है। अब इसे एक इंटरनेशनल स्टेशन के रूप में विकसित करने की पूरी सी तैयारी भारतीय रेल कर रही है। इसके लिए शुभकामनाएं तो देना बनता ही है। लेकिन चलिए बात कर रहे थे हम जनशताब्दी की है नई दिल्ली का बोर्ड आप देख रहे हैं और भी ट्रेनें यहाँ पर लगी हुई हैं और निश्चित है कि सभी अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगी। सभी लोग यहाँ से लगभग पूरे भारत में लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। चलिए बात करते हैं अपनी ट्रेन की। देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन हुआ है और ये ट्रेन आपको बड़ी ही सुंदर तरीके से दिल्ली से हरिद्वार का दर्शन कराती है। चलिए थोड़ा सा फिर एक बार आपको बता देता हूँ इस ट्रेन के बारे में और एक खुशखबरी भी आपको दे देता हूँ। अब वे दिन दूर नहीं जब जो लोग अभी तक एक्सप्रेस रोड से हरिद्वार जाते थे और अपने आप को मानते थे कि अब वो बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून का सफ़र रेल से भी आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। अब मात्र 2.5 घंटे में आप ट्रेन से अच्छी ट्रेन से यानी कि 2.5 घंटे में आप नई दिल्ली से हरिद्वार पहुंच जाएंगे। मात्र 2.5 घंटे में यह सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और यह सपना पूरा कर रही है इंडियन रेलवे। उत्तर प्रदेश के देवबंद और उत्तराखंड के रुड़की इन दोनों के मध्य में एक नई रेलवे लाइन बिछा दी गई है, लगभग तैयार है और वो समय दूर नहीं कि जब बहुत जल्दी ही हम इससे सफ़र कर पाएंगे। इसका फ़ायदा लगभग सभी भारतीयों को होगा और ये कहें कि ये उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन बनने वाली है तो इसमें कोई झूठ नहीं होगा। बहुत जल्दी इसकी मंजूरी हो जाएगी और दिल्ली से हरिद्वार का लगभग जो रास्ता है रेल से वो 40 किलोमीटर छोटा हो जाएगा और इसे वंदे मातरम जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है वो मात्र 2.5 घंटे में आपको दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा देगी। और मैंने जैसे कहा ना कि नई दिल्ली से चलने वाली ये ट्रेन जिसे हम जनशताब्दी कहते हैं और ये जनशताब्दी भी एक जन सामान्य के लिए एक बेहतरीन ट्रेन है। मात्र 145 रुपये के किराए में आप पूरा आनंद ले सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार तक 12055 ये देहरादून एक्सप्रेस जो चलती है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि जो नई दिल्ली से लगभग 3:20 पर निकलती है और 4 घंटे 13 मिनट में यानी कि 7:33 तक हरिद्वार पहुंच जाती है। इस ट्रेन में एसी चेयर कार यानी कि सीसी लगभग 485 रुपये का किराया है और जनरल यानी कि 2C लगभग 145 यानी सामान्य रूप में कोई भी मेरे जैसा कॉमन मैन इसमें सफ़र कर सकता है। आप भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो वीडियो है ये आपके लिए बनाया है कॉमन मैन ने और ये कॉमन मैन आपसे वादा करता है कि आपको पूरी भारत की ट्रेनें नहीं और भी चीज़ें इस तरह से ट्रेवलिंग करके दिखाएंगे। इस ट्रेन का नंबर फिर से जान लीजिए 1255 प्रस्थान करती है नई दिल्ली से। प्रस्थान का समय 3:20 दिन का है PM और हरिद्वार जंक्शन तक ये पहुंचती है। अगर आपको हरिद्वार जाना है जो कि 7:33 तक पहुंच जाती है। 4 घंटे 13 मिनट का समय जो कि ज़्यादा नहीं है और दूरी है 254 किलोमीटर। किराया फिर से जान लीजिए। एसी चेयर से अगर आप सफ़र करना चाहते हैं
485 रुपये सामान्य रूप से। यदि आप सीसी 2C से करना चाहते हैं तो 145 रुपये किराया है। अपनी पूरी स्पीड पर चलती हुई अब जन शताब्दी दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। और जो आप देख रहे हैं ये नया स्टेशन, ये स्टेशन है यूपी का। और यूपी को अगर हम देखें तो ये गाजियाबाद है, और गाजियाबाद गेटवे ऑफ यूपी भी कहा जाता है। दिल्ली से इंटर हम यहीं से होते हैं ट्रेन के मध्य से, अगर हम हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जान लीजिए, गाजियाबाद मुख्यालय 19 किलोमीटर दिल्ली से पूर्व और 40 किलोमीटर मेरठ के दक्षिण पश्चिम में सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये अन्य सड़कें अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम में लोनी बागपत है, और पूर्व में हापुड़ और गढ़ मुक्तेश्वर कहा जाता है। यहाँ से दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, लखनऊ अन्य जिलों के लिए जाया जाता है। इसके अंतराल में बहुत सारी ट्रेनें भी हैं, लेकिन हम यहाँ बात केवल गाजियाबाद की कर रहे हैं। गाजियाबाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दूं आपको, बढ़िया जानकारी। 14 नवंबर 1976 से पहले गाजियाबाद जिला मेरठ की तहसील था। उस समय के मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, और एनडी तिवारी ने 14 नवंबर 1976 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर गाजियाबाद को जिला के रूप में घोषित कर दिया। तब से लेकर अब तक गाजियाबाद सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और कृषि के मामले में, गन्ना बहुत मात्रा में होता है इन क्षेत्रों में, और व्यक्तिगत मोर्चे पर आगे बढ़ता चला गया। यहाँ शुगर मिलें हैं, और आज के समय में अगर आप देखें तो गाजियाबाद जो है एनसीआर में है, तो बहुत तेजी से दिल्ली से जितने भी इंडस्ट्री थी उनको ट्रांसफर, जैसे नोएडा का विकास हुआ, ये सब दिल्ली की वजह से हुआ, और आज गाजियाबाद के महत्वपूर्ण शहरों में से देखा जाता है। चलिए ट्रेन के भीतर का सफर भी देख लीजिए। लोग बड़े ही आनंद पूर्वक, कोई बाहर दिख रहा है, कुछ खा रहा है। इस ट्रेन की सबसे बढ़िया खासियत यह है कि इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी ठंडा पानी, कभी चाय, कॉफी, टमाटो सूप, यहाँ तक कि पिज्जा भी इस ट्रेन में अवेलेबल हो जाता है। तो आनंद तो आप ले ही रहे होंगे। बाहर का भी देखिए कितना सुंदर बाहर का दृश्य है। और इस समय ट्रेन शहरों के पास से जब गुजरती है तो ऐसा लगता है कि दिल की धड़कनें बढ़ रही हों, और बड़े सुंदर तेजी से आगे बढ़ रही है। और आप इस समय छोटे छोटे कस्बे साथ से निकलते जा रहे हैं। देखिए आपको मालूम है कि ये ट्रेन मोदी नगर नहीं रुकती है, और मोदी नगर, मुरादनगर जैसे छोटे स्टेशन तो नहीं है, लेकिन बेहतरीन स्टेशन तो हैं। लेकिन आने वाले समय में इसमें कुछ ट्रेनों में परिवर्तन होगा, और इनकी स्पीड को बढ़ाकर, जैसे मैंने बताया ना कि 40 किलोमीटर का सफर अब बहुत जल्दी कम होने वाला है। तो वो समय दूर नहीं जब ये ट्रेनें और फास्ट हो जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, आप साथ साथ में थोड़ी थोड़ी म्यूजिक का आनंद भी लेते रहिए और बाहर के दृश्य भी देखते रहिए। आपको मैं बता दूं, जैसे ही हम लोग मेरठ पहुंचेंगे फिर मैं आपको मेरठ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि ज्ञान भी तो जरूरी है, खाली सफर नहीं होना चाहिए। और कॉमन मैन आपको सारी जानकारी देगा। थोड़ा संगीत का, चलिए पहुंच गए हम लोग मेरठ। देखिए पता ही नहीं चला मेरठ के बारे में बताऊं मैं आपको। मेरठ दो पवित्र नदियां गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ है। यहाँ दो नदियां मेरठ से होकर गुजरती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये विकासोन्मुख व्यापारिक केंद्र है। मेरठ के गंगा और यमुना के दो आब में स्थित होने के कारण इसका वैदिक काल से बड़ा ही मानवीय क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण केंद्र, अगर हम मेरठ को कहें या आजादी के समय में कहें तो बड़ा महत्वपूर्ण ये शहर है। मेरठ का नाम जो संभवतः है मय राष्ट्र से विकसित हुआ है, अर्थात मय का प्रदेश। मय हिंदू पुराणी कथाओं में मान्यताओं के अनुसार असुरों के राजा थे। उनकी पुत्री मंदोदरी रावण की पुत्री थी, जो कि रामायण महाकाव्य में राम के विरोध में जाने जाते हैं। अगर वहीं देखें महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि वर्तमान में मेरठ जिले के अंतर्गत में आती है। तो है ये महत्वपूर्ण जानकारी। और भी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम देखें तो मेरठ के इतिहास को अगर छाने तो इसमें बहुत ही बहादुर जाबाज हुए और बड़ी ही क्रांतियां इस क्षेत्र में आपको मिलेंगी। और देखें तो भारत की आज़ादी में मेरठ में 1857 की क्रांति भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके लिए काम आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 11वीं शताब्दी में तैमूर, 14वीं शताब्दी में तैमूर हुए, और बहुत कुछ आपको मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। तब तक थोड़ा थोड़ा संगीत का भी आनंद लेते रहिए।
और ट्रेन बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ रही है और इसका अगला स्टेशन आप देख रहे हैं कि आने वाला है मुजफ्फरनगर। भारत का चीनी बाउल यानी चीनी की कटोरी जिसे कहते हैं ना, तो ये बहुत सुंदर प्रदेश है और इसे देखा जाए तो ये प्रदेश गन्ने के रूप में बड़ा विकसित है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में गन्ना होता है। चलो मैं थोड़ा सा स्टेशन आने से पहले ही आपको बता दूं कि भारत की चीनी बाउल के नाम से जाना जाता है और इसमें जिले की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि और गन्ना, कागज और इस्पात उद्योग के रूप में इसका नाम बहुत फेमस है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो कि लोहे को गलाने और सरिया बनाने की आपको यहाँ नजर आने वाली है। मुजफ्फरनगर जो है उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का एक राज्य का जिला है और ये सहारनपुर डिवीजन का हिस्सा है। मुजफ्फरनगर शहर जिला मुख्यालय है और ये जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है और मुजफ्फरनगर दिल्ली हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय मार्ग NH-58 पर स्थित है। यह शहर राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है और ऊपरी गंगा यमुना के मध्य में ये क्षेत्र आ जाता है। जैसे मेरठ है, दिल्ली और सहारनपुर के मध्य में स्थित होने के कारण यह जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित और महत्वपूर्ण कस्बों में शहरों में आता है। इतिहास में देखें तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक मुगल कमांडर सैयद मुजफ्फर खान के पुत्र के ने सरमट गांव के पास में 1663 में इस शहर की स्थापना की थी। 1901 में ब्रिटिश राज के दौरान यह आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में मेरठ भाग का जिला बन गया। तो चलिए, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी है और भूगोल तो आप जानते ही हैं, जलवायु सेम दिल्ली जैसी है। धीरे धीरे अब यह ट्रेन जो है हमारी देवबंद की ओर बढ़ रही है, जो कि इस समय दारुल के बारे में आप सभी जानते हैं। मैं थोड़ी सा इसको भी आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन तब तक आप हल्के हल्के संगीत का भी आनंद लेते रहिए। ये आ गया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यानी कि मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर मैंने बताया ना कि चीनी का कटोरा, बड़ी मात्रा में चीनी यहाँ पर बनती है। बहुत सारी शुगर मिलें हैं, आसपास बहुत सुंदर क्षेत्र हैं, घूमने लायक बहुत अच्छे स्थान है जैसे शुक्रताल इत्यादि जो कि गंगा के किनारे स्थित है। और भी बहुत कुछ ऐसा है जो देखने लायक आपको मुजफ्फरनगर में मिलेगा। आइएगा जरूर। यहाँ की चाट, यहाँ का भोजन बहुत फेमस है और ये है मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन। देख रहे हैं आप कितनी चहल पहल है। शाम का समय हो चुका है और धीरे धीरे हल्का सा अंधेरा भी होने लगा है। अब ऐसे में जब हम हरिद्वार पहुंचेंगे तो निश्चित है कि अंधेरा हो ही जाएगा। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ट्रेन से नीचे उतरकर आसपास के लोगों को देखता हूं, उनसे बात करने का भी प्रयास करता हूं। बहुत सारे लोग बड़े प्रेम से मिलते हैं और अपनी बात कहते हैं। अब देखेंगे दिल्ली से लेकर मुजफ्फर तक पहुंचते पहुंचते भाषा की शैली भी परिवर्तन हो जाती है और खड़ी भाषा का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादातर होता है। और यहाँ का शिव चौक अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब कावड़ के दिन होते हैं ना तो एक अच्छी खासी भीड़ लेकर चलता है। तो चलिए, ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो गई। अब इसका नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा वो देवबंद है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है देवबंद, और जो कि मुजफ्फरनगर का ही हिस्सा कहा जाता है। केवल ये कहें कि दारुल उलूम देवबंद के नाम से जाना जाता है ना, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा हिंदू तीर्थ भी यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके बारे में भी कभी भी आप आइए देवबंद तो वहाँ पर जरूर जाइएगा। वैसे तो एक इस्लामिक मदरसे के रूप में आजकल देवबंद ज़्यादा जाना जाता है। 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, जिसकी विफलता के मुद्दे नज़र भारतीय मुसलमान धर्मशास्त्र द्वारा स्थापित किया गया था ये, जिसे मुगल साम्राज्य के उन्मूलन और दक्षिण एशियाई मुसलमानों की राजनीतिक आर्थिक दुर्दशा का कारण बनाया था। इसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से दारुल का मुस्लिम समाज में सुधार कहा जाता है, ठीक है। तो हम पहुंच गए हैं देवबंद में और सही मायने में सहारनपुर जिले का ये कस्बा है। देवबंद मुजफ्फरनगर के पास में है और हिंदू एवं ईसाई गतिविधियां भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको मिलती हैं। तो कुल मिलाकर देवबंद आ गया है, देवभूमि कही जाती है। मैंने बताया ना कि एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान भी देवबंद में है और जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा और साथ में जितनी कोशिश हो सकेगी आपको इस क्षेत्र के बारे में और क्षेत्र के अलावा भी
बहुत कुछ बताने का मैं प्रयास करता रहा हूँ। कृपया जुड़े रहिएगा कॉमन मैन के साथ में, और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। आपके लिए यात्राओं से जुड़े हुए धार्मिक यात्राएं हम लोग आपको ज़्यादा कराएंगे, तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है बताना मत भूलिएगा, लिखिएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी आपको करना है, जहाँ भी देखिए, चाहे वो फेसबुक हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि कॉमन मैन को यदि आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो सामान्य व्यक्ति कैसे अपने दिल की बात आपसे कह पाएगा। किसी ने कहा ना कि चलो अच्छा हुआ कि सफर कट जाएगा, कुछ तुम कह लो कुछ हम कह लें। तो चलिए ट्रेन के अंदर भी झांक लेते हैं। देखिए सामान बेचने वाले भी लगातार इस दौरान आते रहते हैं। मैंने भी कुछ हल्का फुल्का 2-3 बार खा लिया, लेकिन भीड़ अपेक्षाकृत ज़्यादा है। एक दिक्कत इस ट्रेन में ये है कि ये ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होने के बावजूद, यानी कि रिजर्वेशन इसकी प्रॉपर होने के बावजूद भी डेली सफ़र करने वाले लोग काफ़ी इसमें आते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत ये हो जाती है कि बाथरूम वगैरह जाने के लिए, या फिर अगर हम देखें तो बाथरूम भी कह लो कि वहाँ नहीं निकल पाते, गेट पूरी तरह से जाम रहता है, और इसमें ना तो टीटी कुछ कर पाता है ना कोई और। तो ये एक दिक्कत है। रेलवे प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ये रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन पर कंपार्टमेंट है तो इसमें थोड़ा सा इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि महिलाएं हैं और भी व्यक्ति हैं, अगर ऐसी सुविधाएं उन्हें नहीं मिलेंगी तो परेशानी तो आएगी। वैसे मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन प्रयास यही कर रहा हूँ कि आपको पूरी जानकारी देता रहा। आनंद आपको पूरा आएगा, पूरा आनंद लीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि बाहर भी देखते रहिएगा। और ट्रेन के मध्य में जो आपको खाना मिल रहा है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि अपना भोजन साथ लेकर आइएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। सात्विक भोजन जीवन का आधार होना चाहिए। लेकिन ट्रेन में चाय इत्यादि मैंने देखा है अच्छी है, और परेशानियाँ कहाँ नहीं आती हैं। सफ़र में कुछ दिक्कतें तो आएंगी, और यदि हम लोग सफ़र से पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं तो कुछ कठिनाइयों को भी हमें झेलना होगा। ट्रेन हमारी अपनी है, देखा जाए तो इस ट्रेन में सफाई पहले से बेहतर है, लोग भी अच्छे हैं। कुछ लोग देखो थोड़ा बहुत तो सब जगह थोड़ी बहुत परेशानी होती है, और सफ़र के दौरान आप एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का नज़रिया जानते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिले कि भाई ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉगर हो, सब लोग जानना चाहते हैं, और मैं उन्हें अपने मन की बात कहता हूँ और वो मुझसे अपने मन की बात कह लेते हैं। सफ़र के दौरान हम लोगों ने देखा है कि ये जो रूट है दिल्ली से हरिद्वार का रूट एक बेहतरीन रूट है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग इसमें सफ़र करते हैं। सिख, ईसाई सभी लोग सफ़र करते हैं और सभी प्रेम पूर्वक हैं। और भारत की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि हम सभी लोग यहाँ पर बड़े प्रेम से रहते हैं, और इसीलिए ही तो इसे हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं। और अगर भारत का अगर कोई दिल है, अगर दिल्ली है तो उत्तर प्रदेश भी भारत का दिल है। और हमारा जो सफ़र है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब कहाँ की ओर? रुड़की की ओर। जैसे रुड़की आएगी फिर मैं आपको थोड़ा सा रुड़की के बारे में भी तो बताऊंगा ना कि रुड़की का इतिहास क्या है, और कैसा लगा ये कार्यक्रम मुझे बताना जरूर भाई, प्लीज़ हैं। और जुड़े रहिएगा, ये वीडियो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए अब देख रहे हैं कि आपका एक नया स्टेशन आपकी ओर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि अब हम टपरी पहुंच चुके हैं। टपरी एक छोटा सा स्टेशन है, और टपरी है। और टपरी के बाद में आप देखेंगे कि ये हमारा सफ़र अब धीरे धीरे सूरज अस्त हो रहा है। कितना सुंदर दृश्य लगता है जब हम ट्रेन के मध्य से डूबते हुए सूरज को देखते हैं। ज़िंदगी का जो आयाम है वो इसी तरह से चलता है। सूरज निकलता है, जीवन निकलता है, सूरज अस्त होता है तो जीवन ढलना शुरू हो जाता है। जीवन रे चलते रहना, और जीवन का काम यही चलते रहना है।
स्पीड बढ़ती जा रही है ट्रेन की और धीरे धीरे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अब हम धीरे धीरे रुड़की और फिर हरिद्वार की ओर पहुँच रहे हैं। और जो भी व्यक्ति ट्रेन में सफ़र करता है, धार्मिक प्रवृत्ति से हरिद्वार की ओर जाता है, गंगा स्नान के लिए जाता है, उनका मुख्य मकसद, मुख्य जो है हरिद्वार जाने का है। बहुत सारे लोग पिंड कर्म के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, हर हर गंगे का जयघोष करते हैं। सबके मन में मैंने देखा श्रद्धा अभी भी बहुत है, अभी भी श्रद्धा समाप्त नहीं हुई। बाहर का दृश्य इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, क्या बताऊं। और देखते रहिएगा मेरे कार्यक्रम को, बीच बीच में संगीत का भी आनंद लेते रहिएगा। और अब स्पीड थोड़ा सा अप डाउन हो रही, कभी तेज कभी धीरे, कभी हरे हरे खेतों के माध्यम से ट्रेन गुजर रही है, कभी छोटे छोटे कस्बों से, और ये बड़ी बड़ी बिजली की तारें, ऐसा लगता है जैसे मानो कि हमारे साथ चल रही हैं, कभी ऊपर कभी डाउन होती हैं। और ट्रेन की आवाज़ और भी मधुर हो जाती है, किसी संगीत से ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ट्रेन की आवाज़ को सुनता हूँ ना, तो हम अब तक अच्छा ये आवाज़ें आपको भी पसंद आती होंगी। और क्यों ना आए, देखिए पास से एक ट्रेन गुजर रही है, और ये भी मुझे लग रहा है कि शायद जनशताब्दी है, इतना स्पीड है मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन जब दो ट्रेनें आपस में गुजरती हैं तो शोर ज़्यादा हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा शोर हो। तो चलिए एक बार फिर से बाहर देखते हैं, बाहर का माहौल एक और शांत, और बिल्कुल संध्या पैर हो चुकी है, सूरज डूबने की ओर है, लगभग डूब ही चुका है, अभी थोड़ी सी लालिमा नजर आ रही है। और शायर लोग इस पर बहुत सारी बातें कहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा रुड़की के बारे में बात कर लेते हैं। रुड़की को अगर नहीं जाने तो फिर ये समझ लीजिए कि आपने सफ़र को जाना ही नहीं है। मालगाड़ी जा रही है, कोयला है इसमें बड़ी मात्रा में, और ये कोयला आज के टाइम में भारत से अभी भी जाना है, जबकि अब धीरे धीरे हम CNG की ओर बढ़ गए हैं और सूर्य ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए रुड़की आ गया है, रुड़की के बारे में जान लीजिए। यह है रुड़की का रेलवे स्टेशन। रुड़की का सर्वप्रथम उल्लेख अगर हमें मिलता है तो ब्रिटिश अभिलेखों में मिलता है, और ब्रिटिश अभिलेखों के अनुसार 18वीं सदी में रुड़की सोलानी नदी के पश्चिम तट पर तालाब की मिट्टी से निर्मित कच्चे मकान भवनों का एक गांव हुआ करता था। यहाँ कोई पक्का मकान नहीं या पक्का भवन नहीं होता था। उस समय यह गांव प्रशासनिक रूप से तत्कालीन सहारनपुर जिले के गोचरों का लंडोरा का पूर्व मुगल सूबेदार नजीब खान रोहिला के जो प्रति वफादार के बदले में गोचरों को एक छोटी सी जमींदारी बख्शी गई थी। और कहते हैं कि 1813 ईस्वी में लंडोरा के जो गोचर थे राम दयाल सिंह की मृत्यु के बाद में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने जो है अभिलेखों को छीन लिया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये छोटा सा कस्बा आज एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। यहाँ की ITI, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का शहर, और यहाँ का बहुत बड़ा अगर हम देखें तो इंडस्ट्री अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। मेडिकल की इंडस्ट्री है और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ रुड़की में हैं, लेकिन रुड़की गंगा के द्वार पर है, और यहाँ से अगर रोड से हम माने तो हरिद्वार मात्र 35 किलोमीटर रह जाता है। लेकिन सफ़र इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे जैसे हम हरिद्वार की ओर बढ़ते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। और ये जनशताब्दी अब धीरे धीरे यहाँ खड़ी है, और जैसे ही चलेगी मैं भी इसमें भागकर चढ़ जाऊँगा। मैंने बताया ना कि जैसे ही ट्रेन रुकती है मैं कुछ समय के लिए नीचे उतरता हूँ, आसपास का नज़ारा देखने, पीछे सूरज की तेज रोशनी, जो डूबते हुए सूरज की तेज रोशनी बता रही है कि सफ़र समाप्ति की ओर है, और जाग लो, अपने सामान को थाम लो और अपने शहर की ओर चलो। लौट कर मुसाफिर अपने शहरों में चल देते हैं। और ये रहा, अब एक बार फिर से हरिद्वार की ओर हमारी ट्रेन चल पड़ी है। थोड़ा सा स्पीड अभी ले लो, आनंद ले लो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत जल्दी अब ये और 2 मिनट का वीडियो है अगर हम देखें तो। और क्योंकि हम लोगों ने ये कोशिश किया था कि प्रत्येक वीडियो को हम लगभग 25 मिनट के आसपास आपके लिए लाया करेंगे और पूरी जानकारी देंगे। और अंतिम दौर में हरिद्वार की ओर पहुँच रही है हमारी ट्रेन। बीच बीच में संगीत का आनंद जरूर लिया करो। और बाहर का दृश्य बड़ा सुंदर है, बड़ा रमणीक दृश्य है, और ये दृश्य आपको और हृदय को और जो है मनमोहक लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, और अंधेरे में ही सर्दी के दिन आ चुके हैं। अगर हम पंचांग की बात करें तो शीत ऋतु लग चुकी है। और ये वीडियो हमारा जो उन लोगों के लिए समर्पित है जो सही मायने में
हरिद्वार में इसलिए जाते हैं कि वो देवभूमि है। अगर ये देखा जाए तो हरिद्वार को अगर हम ये कहें कि उत्तराखंड का वो द्वार जो आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ की ओर ले जाता है, जो तीर्थ की राजधानी अगर कहें, तीर्थ की राजधानी कहें, देवभूमि कहें तो गलत नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से गंगा जी के दर्शन कर लीजिए। ये सहारनपुर के बाद में गंगा जी यहाँ से धीरे 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 मुजफ्फरनगर के पीछे यानी कि खतौली के पास से होकर धीरे धीरे गढ़ की ओर प्रस्थान करती है। तो अब यहाँ का सफ़र कोई ज़्यादा लंबा अब रहा नहीं है और चलिए हम पहुँच गए हरिद्वार। अब जो है प्रॉपर तरीके से हम देखें तो अब हरिद्वार में सही समय पर हरिद्वार का करती हुई भीड़ और चलिए लगभग सही समय पर हरिद्वार में एंट्री कर गए, लेकिन अभी